हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सिद्धू क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि अपने चैनल पर एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 की जो चल रही है उस सीरीज में 4 पार्ट आपको करवाए जा चुके हैं। तो आज मैं आपके लिए इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए 5th पार्ट को लेकर आया हूं। ठीक है, उससे पहले आज का सेशन जो शुरू करना है उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देता हूं। हमारे चैनल पर हरियाणा जीके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज है वो कल से शुरू की जा चुकी है, जिसमें 1000 से ज्यादा एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुके हैं, वो आपको सोनू सिद्धू सर के द्वारा करवाई जाएगी। ठीक है, तो इससे आपकी तैयारी को बूस्ट करने में आपको काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो आज का सेशन है उसको चलिए आइए शुरू करते हैं। तो जो हमारा आज का जो 5th पार्ट है इसमें हम 2 चैप्टर्स को कवर करेंगे, जिसमें पहला चैप्टर हमारा है देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। तो स्टूडेंट्स, पिछली जो क्लासेस थी उनमें हमने पढ़ा था कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के राजाओं पे, नवाबों पे और किसानों पे और आदिवासियों पे किस किस तरह के अलग अलग प्रभाव पड़े थे। आज जो हम ये चैप्टर पढ़ेंगे इसमें मेनली ये डिस्कस किया जाएगा कि जो हमारे देश में विद्यार्थी थे, पढ़ने वाले बच्चे थे, उनके ऊपर किस तरह के प्रभाव पड़े थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जो ब्रिटिश थे वो केवल जो थे भारत के भूभाग पे नियंत्रण नहीं करना चाहते थे इस पे विजय पाकर, बल्कि उन्हें लगने लगा था कि जो भारत है, भारत में उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है। वे मानते थे कि उन्हें देसी समाज को सभ्य बनाना है, वो हमारे भारत के समाज को देशी मानते थे। ठीक है, इसको सभ्य बनाने में वे अपना जुटे हुए थे और यहाँ के जो रीति रिवाज और मान्यताएं थी, जो हमारी संस्कृति थी, उनको बदलना चाहते थे। तो इसी के ऊपर हमारा आज का चैप्टर है। तो पहला चैप्टर, पहला पॉइंट, सन 1787 में विलियम जोन्स नाम के एक अंग्रेज अधिकारी कलकत्ता पहुंचे। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा गठित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर पद पर नियुक्त किया गया था। ठीक है, ये जो विलियम जोन्स को जो कलकत्ता में बुलाया गया था ना, ये कानून था उनको बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। कलकत्ता आने के बाद वे रोज घंटों तक संस्कृत के हमारे विद्वान हुआ करते थे, उनके साथ बैठा करते थे ताकि वे यहाँ की भाषाओं को सीख सके। उन्होंने फारसी भाषा भी सीखी। तो जो हमारे विलियम जोन्स थे, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने करी? विलियम जोन्स ने। और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका प्रकाशन शुरू किया। किस पत्रिका का प्रकाशन इन्होंने शुरू किया? एशियाटिक रिसर्च। किसने? विलियम जोन्स ने। ठीक है, जोन्स जो थे भारत की संस्कृति और सभ्यता का सम्मान किया करते थे और उनका मानना था कि भारत को समझने के लिए यहाँ के पवित्र और कानूनी जो ग्रंथ हैं उनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन रचनाओं को दोबारा पढ़ने पर ही भारत का जो भावी विकास है वो संभव हो सकता है, ऐसा मानना था विलियम जोन्स का। इनके विचार जो थे, इनसे प्रभावित होकर क्या हुआ, कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने यह माना कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की जगह पर भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए, बढ़ावा इसको देना चाहिए भारतीय ज्ञान को। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी, फारसी व इस्लामिक कानून के अध्ययन को प्रोत्साहन देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसे की स्थापना की गई। ठीक है, और इसी के साथ 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज का गठन किया गया ताकि वहां
प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में सहायता प्राप्त हो। ये जो बनारस में हिंदू कॉलेज का गठन किया गया, कब किया गया? 1791 में। ठीक है। अब क्या हुआ, जो हमारे देश में जो गलतियां हुई शिक्षा को लेके, वो क्या थी, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब विलियम जेम्स जोन्स जो थे, वो जो भारतीय ज्ञान था उसके समर्थन में थे। उनके विचारों से प्रभावित होकर और भी अधिकारी भारतीय ज्ञान, जो भारतीय ग्रंथ थे, उनके समर्थन में आ चुके थे। परंतु जो कुछ अंग्रेज थे, वो इसके विरोध में भी खड़े थे। वे भारतीय ज्ञान को गलतियों से भरा हुआ और अवैज्ञानिक माना करते थे। उनका मानना था कि जो भारत की जो शिक्षा पद्धति है, बहुत लचीली है और अवैज्ञानिक है। यहाँ पर तकनीक बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए उन्होंने अंग्रेजों के अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर खर्चा करने का विरोध कर दिया। ठीक है। इसमें जेम्स मिल नामक व्यक्ति प्रमुख थे। अब जेम्स मिल का क्या मानना था? इनका मानना था कि भारतीय जनता को खुश करने के लिए और उनका दिल जीतने के लिए शिक्षा के जरिए उन्हें उपयोगी और व्यावहारिक चीजों का ज्ञान देना जरूरी है। तो भारत में लॉर्ड मैकाले, जिन्हें अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का जनक माना जाता है, ने एक कथन दिया था। क्या कथन दिया था इन्होंने बोला था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। तो ये कथन किसने दिया था? लॉर्ड मैकॉले ने। अब लॉर्ड मैकॉले का क्या मानना था? उनका मानना था कि अंग्रेजी का जो ज्ञान है, तो भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा अंग्रेजी ज्ञान से। तो लॉर्ड मैकाले के इसी विवरण के आधार पर 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। क्या पारित किया गया फ्रेंड्स? 1835 में अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम अधिनियम। ठीक है। किसकी विवरण के आधार पर? लॉर्ड मैकॉले के विवरण के आधार पर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इससे क्या हुआ? इस अधिनियम के पारित होने के बाद भारत में जो कलकत्ता में जो मदरसे और संस्कृत का कॉलेज हुआ करता था, उनके संस्थानों को प्रोत्साहन दिया जाना बंद हो गया। ठीक है। क्योंकि ये मना कर चुके थे कि भाई जो भारतीय संस्कृति और भारतीय ग्रंथ वगैरह पढ़ाए जाते हैं जिन जिन संस्थानों में, वहां पे उनको उन पर खर्चा नहीं किया जाएगा। तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो सरकारी जो पैसा दिया जाता था शिक्षा को बढ़ाने के लिए, वो बंद हो गया। क्योंकि यहाँ पर जो अंग्रेजी शिक्षा थी उसको प्रदान नहीं किया जाता था। अब इस कदम में एक और काम हुआ कि जो अंग्रेजी पुस्तकें थी वो स्कूलों में छापी जाने लगी थी। ठीक है। अब कैसे अंग्रेजों ने व्यवसाय के लिए शिक्षा को बढ़ावा दिया, उसके बारे में जानते हैं। तो 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के संबंध में एक नोट भेजा। 1854 में। तो जो ये नोट था ना, इस नोट को कंपनी के अधिकारी चार्ल्स के नाम से जारी किया गया था। तो इसीलिए इसे वुड डिस्पैच, चार्ल्स का पूरा नाम चार्ल्स वुड तो वुड था, तो इसीलिए इसे वुड्स डिस्पैच, वुड्स का नीति पत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये वुड्स डिस्पैच कब भेजा गया? 1854 में। ठीक है। तो जो ये जो नीति पत्र था ना, इसमें भारतीयों में जो शिक्षा नीति लागू की जाने वाली थी उसका ब्यौरा था। इस नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया ताकि शिक्षा संबंधी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। विश्वविद्यालय के स्तर की शिक्षा का विकसित करने के लिए भी कई कदम उठाए गए। 1857 में जब भारत में क्रांति छिड़ी हुई थी, तब बंबई विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही थी।
ठीक है, इसी के साथ स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास किए गए। अब इसमें एक रिपोर्ट आती है, विलियम एडम की रिपोर्ट। अब वो रिपोर्ट क्या थी और विलियम एडम वो थे, आइए जानते हैं। 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम के द्वारा बंगाल और बिहार प्रांतों के जिलों का दौरा किया गया। ठीक है, तो अब इन्होंने जब दौरा किया तो अंग्रेज सरकार ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जो काम था वो काम सौंपा था। तो एडम ने जब अपनी रिपोर्ट बनाई ना, जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार की तो उसमें पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज्यादा पाठशालाएं थी, पर बहुत 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 छोटे छोटे केंद्र थे ये शिक्षा के, जिनमें लगभग 20 के आसपास बच्चे पढ़ते थे। ये पाठशाला या तो जो संपन्न लोग होते थे हमारे समाज के, जिनके पास पैसा होता था और वो अपने समाज को शिक्षित करना चाहते थे, ऐसे लोग चलाते थे ऐसे पाठशालाओं को, या कभी कभी गुरुओं के द्वारा ही छोटी छोटी पाठशालाएं शुरू कर दी जाती थी। बच्चों से इनमें किसी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाती थी। ठीक है, अब एडम ने क्या पाया, एडम ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि जो भारत की लचीली शिक्षा प्रणाली थी वह यहाँ की जो आवश्यकता थी उसके अनुरूप थी। ऐसा उनका क्यों मानना था? उदाहरण के लिए जैसे कि जो फसलों की कटाई के समय हमारे यहाँ पर क्या होता था, कक्षाएं जो थी बंद हो जाती थी, क्योंकि बच्चे उस समय प्राय खेतों में काम करने चले जाते थे और कटाई के बाद फिर से कक्षाएं प्रारंभ हो जाती थी। इसका फायदा क्या था? इसका फायदा ये था कि जो काश्तकारों के किसानों के बच्चे थे वो भी पढ़ाई कर सकते थे। अब 1854 के बाद कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला कर लिया। उन्होंने जब वुड्स डिस्पैच की रिपोर्ट गई तो फैसला कर लिया कि भाई जो भारत है, भारत में जो लचीली शिक्षा प्रणाली चल रही है ना, उसको ठीक करना है हमें। अब उन्होंने क्या क्या कदम उठाए, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने जो पंडित होते थे, शिक्षा प्रदान करते थे भारतीय कानूनों की, भारतीय ग्रंथों की, उन पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया। ठीक है, प्रत्येक पंडित को उन्होंने 4 से 5 स्कूलों की देखरेख का काम सौंप दिया, उनको स्कूल की देखरेख का जिम्मा सौंपा गया। और जो पंडितों का काम था वहां की पाठशालाओं का दौरा करना था और वहां के पढ़ाने की जो स्थितियों में सुधार लाना था, वो सभी कार्य पंडितों को सौंप दिए गए। जो पढ़ाई थी वो तो पाठ्य पुस्तकों पर आधारित हो चुकी थी। बच्चों की फीस तय कर दी गई और नियमित रूप से कक्षाओं में आने के लिए बच्चों को नियम बना दिए गए। अब जो नई कक्षाएं बनाई थी ना, उनको कुछ पैसे अनुदान के रूप में अंग्रेजों द्वारा मिलने लगे थे, क्योंकि वो अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देते थे। और जबकि जो पुरानी शिक्षा पद्धति से पढ़ाने वाले विद्यालय थे उनको कोई सहायता नहीं प्रदान करते थे। इसमें से वे नए, इससे क्या हुआ कि जो हमारे पुराने शिक्षा पद्धति के भारत के विद्यालय थे वो नए स्कूलों के आगे कमजोर पड़ने लगे थे, क्योंकि ना तो उनके पास इतना पैसा था, ना इतना संसाधन था कि वो जो हमारे अंग्रेजों ने नई शिक्षा नीति लागू करी थी उसका मुकाबला कर सके। अब 19वीं सदी की शुरुआत में भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है, परंतु कुछ लोग इसके विरोध में थे। ठीक है, तो जो सन 1901 में शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। इसमें वो हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति के द्वारा बच्चों को रखते थे और पढ़ाया करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो शिक्षा के ऊपर क्या क्या प्रभाव पाए अंग्रेजों ने, उनको हमने इन चैप्टर्स में देखा और ये चैप्टर यही तक था। आइए अब अपना दूसरा चैप्टर जो आज का है वो हम शुरू करते हैं। तो दूसरा चैप्टर जो हमारा है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारे समाज में जितनी भी सामाजिक बुराइयां कुरीतियां फैली हुई थी, महिलाओं को जो स्थान मिलना चाहिए था वो नहीं दिया हुआ था, जो जाति व्यवस्था थी वो सब, जो जातीय भेदभाव था वो फैला हुआ था, तो उसको कैसे दूर किया गया, क्या क्या उनकी समस्याएं थी उनको कैसे सुधारा गया, तो इसी चैप्टर में वो हमारा कवर करेंगे हम। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन पुट किए जाते हैं इन चैप्टरों से। तो जो हमारे ये चैप्टर है ये क्या है, महिलाएं, जाति एवं सुधार। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं ये चैप्टर। जो ये चैप्टर है
इसमें हम पढ़ेंगे कि महिलाओं की पुरानी स्थिति क्या थी, वह जाति प्रथा का जो हमारे समाज में किस प्रकार से व्याप्त थी। तो जो लड़कियां थी उनको पढ़ाया नहीं जाता था, कम उम्र में उनकी शादी कर दी जाती थी, जो विधवा हो जाती थी औरतें उनको दोबारा शादी करने की अनुमति नहीं थी और जोर डालकर उनको सती बनने के लिए मजबूर किया जाता था। ठीक है, तो जो सती प्रथा थी, इसमें सती शब्द का मतलब क्या होता था, सदाचारी महिला। ठीक है, तो ये सती प्रथा क्या थी, सती प्रथा ये थी कि जब किसी औरत के पति की जो मृत्यु हो जाती थी तो उसे अपनी जो अब उसका पति होता था उसकी चिता में स्वयं को जलाना पड़ता था, इसे सती प्रथा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब सती शब्द का मतलब सदाचारी महिला ये जान लिया हमने। आइए आगे देखते हैं। जो समाज था हमारा उस समय में, समाज में केवल स्त्री पुरुषों के बीच में फर्क नहीं था बल्कि लोग जातियों में थे, बटे हुए थे, जातियों में बटे हुए थे। जो समाज था हमारा वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नामक 4 वर्णों में विभाजित था। धीरे धीरे इसमें कैसे बदलाव आए, कैसे कायदे कानून आए, ये सब हम अब इस चैप्टर में जानेंगे। तो 19वीं सदी की शुरुआत जब हुई तो हमारे समाज में जो प्रथाएं थी, जो फैली हुई कुरीतियां थी, पहले तो इन पे कोई चर्चा नहीं होती थी, परंतु जब 19वीं सदी की शुरुआत हुई ना तो कुछ लोग समाज सुधारक ऐसे थे जिनको ये सब प्रथाएं बहुत गलत लगती थी, वे उन पे चर्चा किया करते थे और बहुत से समाज सुधारक थे जो इनका विरोध भी किया करते थे। इन्हीं में से एक थे राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्मो समाज के नाम से एक सुधारवादी संगठन की स्थापना की थी जो बाद में ब्रह्म समाज के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, जो राजा राम मोहन राय थे, भारत में जो भारतीय शिक्षा पश्चिमी भारतीय नहीं सॉरी जो पश्चिमी शिक्षा थी उसके प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज्यादा स्वतंत्रता व समानता के पक्ष में थे। वो चाहते थे कि जो पश्चिमी शिक्षा का प्रसार है वो भारत में हो जाए ताकि भारत के लोग विकास की ओर बढ़े और महिलाओं को समानता और स्वतंत्रता मिले। ठीक है, तो इन्होंने जो राजा राम मोहन राय थे वो जो सती प्रथा थी और जो विधवा औरतों की जिंदगी में आने वाली जो समस्याएं थी उनको देख के वो काफी दुखी होते थे, तो इसलिए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी और 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। कब? 1829 में क्या हुआ, सती प्रथा पर पाबंदी लगवा दी, इन्होंने राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, तो जब भी राजा राम मोहन राय किसी नुकसानदायक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे, क्या था कि जब ये किसी प्रथा जो पुरानी टाइम से प्रथा कोई चली आ रही थी उसको चुनौती देना चाहते थे ना, तो ये जो प्राचीन धार्मिक ग्रंथ होते थे हमारे, ये जो श्लोक होते थे, इनमें ऐसे वाक्यों को खोजने का प्रयास करते थे जो उनकी बात की पुष्टि करते हो। ये सीधा सीधा प्राचीन धर्म ग्रंथों और श्लोकों का हवाला दे दिया करते थे, जिसके बाद लोगों को समझना पड़ता था कि जो राजा राम मोहन राय बोल रहे हैं वो सही है। तो अपने अपने जो इनके विचार थे उनकी पुष्टि करने के लिए ये प्राचीन धर्म ग्रंथों का सहारा लेते थे। ठीक है, तो एक जो प्रसिद्ध समाज सुधारक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उन्होंने भी विधवा विवाह का समर्थन किया और इसके समर्थन में अपनी बात की पुष्टि के लिए धर्म ग्रंथों का ही हवाला दिया था। तो 1856 में विधवा विवाह के समर्थन में एक कानून पारित किया गया। तो विधवा विवाह के समर्थन में कानून कब पारित हुआ? 1856 में। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, उत्तरी भारत में आर्य समाज की स्थापना करने वाले दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह के पक्ष में समर्थन दे दिया। ठीक है, बहुत सारे लोग विधवा विवाह के समर्थन में आ चुके थे जिनका बहुत बहुत लोग जिन्हें माना करते थे। मद्रास, जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषा इलाकों में वीरेशलिंगम पंतुलु ने विधवा विवाह के पक्ष में एक संगठन का ही निर्माण कर दिया। ठीक है, अब जैसे जैसे ये स्थिति सुधरने लगी ना तो लड़कियों के जो शिक्षा पे
जोर दिया जाने लगा। तो लड़कियों को कैसे शिक्षा मिलने के अवसर मिलने लगे उसके बारे में जानते हैं। बहुत सारे जो समाज सुधारक थे उनको लगता था कि महिलाओं की दशा, जो इस टाइम की जो दयनीय दशा थी, उनकी दशा को सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिराव फुले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के जो स्कूल थे वो खोले गए। तो उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं जो थी अरबी भाषा में धार्मिक पुस्तकें पढ़ना सीखने लगी थी। ऐसी स्थिति को देखते हुए कुछ मुस्लिम सुधारकों ने भी लड़कियों की शिक्षा का समर्थन किया। अब जब धर्मगुरु जो हमारे हुआ करते थे, जब वही लड़कियों की शिक्षा के समर्थन में आ गए थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो ये दयनीय स्थिति है ना, ये सिर्फ ज्ञान की कमी के कारण है। तो जब लड़कियों को ज्ञान प्राप्त होगा, शिक्षा प्राप्त होगी, तो धीरे धीरे उनकी स्थिति सुधरने लगेगी। कि इन्हें इसलिए उन्होंने लड़कियों की जो शिक्षा थी उन पे जोर दिया। और धीरे धीरे जब ऐसा हुआ तो स्थिति बदलने लगी। क्या हुआ कि जो पढ़ी लिखी महिलाएं थी वही महिलाओं की दयनीय स्थिति के ऊपर लिखने लगी थी। तो 20वीं सदी की शुरुआत में बहुत सी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा का समर्थन किया। 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने लगी थी, जिनमें कुछ चिकित्सक और कुछ अध्यापिका बन गई थी। तो मैंने जैसा कि अभी बताया कि महिलाओं की दयनीय स्थिति के बारे में लिखने लगी थी, तो इन्हीं में से एक थी ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे ने क्या किया, स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की। किस नाम से? स्त्री पुरुष तुलना के नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें पुरुष और महिलाओं के मध्य मौजूद सामाजिक भेदभाव की आलोचना की गई थी। ठीक है। अब इसमें एक पंडिता रमाबाई का नाम आता है। पंडिता रमाबाई ने क्या किया, पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की। तो इस विधवा गृह में कौन विधवाएं रहती थी? जिनको ससुराल पक्ष की तरफ से तंग किया जाता था, बहुत ज्यादा मारपीट की जाती थी उनके साथ, उन्हें रहने नहीं दिया जाता था, निकाल दिया जाता था। तो इनकी स्थिति को ठीक करने के लिए पंडिता रमाबाई ने पूना में, कहा पे? पूना में, पूना में विधवा की स्थापना किसके द्वारा? पंडिता रमाबाई के द्वारा किया गया। अब वहां पे क्या होता था, वहां पे इनको ऐसी ऐसी कलाएं सिखाई जाती थी जिनसे वे अपनी रोजी रोटी को चला सकती थी। अब जो स्थिति थी वो बदलने लगी थी महिलाओं की। कैसे? जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे उस समय के नेता थे, उन्होंने महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता और समानता के लिए मांगों का जो था समर्थन करना शुरू किया था। ठीक है। जो उस समय में बाल विवाह जो चल रहा था, छोटी छोटी बच्चियों का, 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम को मंजूरी दे दी गई। ठीक है। अब जो जाति और समाज सुधार था वो कैसे हुआ, महिलाओं की जो स्थिति थी कैसे सुधरी, महिलाओं को कैसे समान अधिकार प्राप्त होने शुरू हुए, उनको पढ़ाया लिखाया जाने लगा, विधवा विवाह को समर्थन मिला, जो भी थी स्थिति कैसे बदली वो तो उन्होंने जान लिया। अब जो जाति और जातियों से समाज कैसे, जातियों के विरोध करने के बाद समाज में कैसे सुधार आया जातिवाद के प्रति, वो हम देखते हैं। तो राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था के विरोध को तर्क संगत ठहराने के लिए एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। जैसे कि मैंने बताया था कि जब राजा राम मोहन राय को किसी प्राचीन प्रथा का विरोध करना होता था ना, तो वो पुराने ग्रंथ उठाते थे। तो जाति जो व्यवस्था थी उसका विरोध करने के लिए इन्होंने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया, जिसमें जाति प्रथा की आलोचना की गई थी। ठीक है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए 1840 में मुंबई में परमहंस मंडली की स्थापना की गई, जिसका मूल उद्देश्य जाति उन्मूलन के लिए कार्य करना था। तो परमहंस मंडली की स्थापना कब हुई? 1840 में। कहा हुई? मुंबई में। और इसका उद्देश्य क्या था? जाति उन्मूलन के लिए कार्य करना। ठीक है। अब ये जो संस्थाएं बनती थी, संगठन बनते थे, इसमें जो सुधारक थे वो बहुत सारी उच्च जातियों से बिलोंग करते थे, उनसे संबंध रखते थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उच्च जाति के थे, और इसमें कई
निम्न जाति के लोग भी शामिल थे। 19वीं शताब्दी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदायों और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। अब इस दिशा में आगे बढ़ते हुए जो ईसाई प्रचारक थे, जो ईसाई धर्म को फैलाना चाहते थे, उन्होंने जब ये आदिवासी समुदाय और जो निचली जातियों से जो भेदभाव कर किया जाता था, इनकी स्थिति देखी तो उनके बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। अब इनके लिए समानता और न्याय की मांग भी उठने लगी थी। कैसे? 19वीं सदी के दूसरे जो हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर के कई लोगों ने जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया था। उन्होंने समानता और न्याय की मांग करते हुए कई आंदोलन शुरू करे। इसी में आगे बढ़ते हुए सतनामी आंदोलन घीसाराम के द्वारा आरंभ किया गया, जो कि एक निम्न जाति के व्यक्ति थे। तो सतनामी आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? घीसाराम जी के द्वारा शुरू किया गया था। तो जो वर्तमान में जो केरल है ना, वहां पे एक ऐसा एजावा जाति के लोग रहते थे जिनमें श्री नारायण गुरु थे, जिन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों का विरोध किया। इनका एक महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा कथन था कि मानवता की एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर है। तो स्टूडेंट्स, आपको जो चैप्टर्स कराए जा रहे हैं, इनमें आपको थोड़े बहुत कथन भी कराए जाते हैं, क्योंकि एचएसएससी की जो पिछली परीक्षाएं हुई थी उनमें आपने देखा था कि जो थिंकर्स के जो कही गई कथन है वो भी पूछे जा रहे हैं। इसलिए इन कथनों को अपने चैप्टर्स में लिया जा रहा है, जो भी हमारे चैप्टर्स में आ रहे हैं। ठीक है। अब जातीय व्यवस्था में जो निम्न जाति के नेताओं में एक नेता थे ज्योतिराव फूले। ये बहुत ही मुखर नेताओं में से एक थे। इनका जन्म 1827 में हुआ था। तो जो ज्योतिराव फूले थे, उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने जो विचार थे वो व्यक्त किए थे। फूले ने सत्य शोधक समाज नामक संगठन स्थापित किया था। किसने? ज्योतिराव फूले ने किस संगठन की स्थापना की थी? सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फूले के द्वारा ही की गई थी। अब जिससे कि क्या हुआ है, इस संगठन के स्थापित होने से जातीय समानता के समर्थन में मुहिम चलाई गई। अब क्या 1873 में ज्योतिराव फूले ने गुलामगिरी मतलब गुलामी नामक एक पुस्तक लिखी। ज्योतिराव फूले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों की मुक्ति के लिए संघर्ष किया था। इस प्रकार उन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की हालात को एक दूसरे से जोड़कर देखा था। तो भारत में जो निम्न जाति के लोग थे और अमेरिका के जो अश्वेत लोग थे, उनकी जो हालत थी उसको एक दूसरे से जोड़कर किसने देखा था? ज्योतिराव फूले ने। और गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखकर इन्होंने अमेरिकियों को क्या की थी? समर्पित की थी। ठीक है। अब जाति सुधार में यह आंदोलन 20वीं सदी में भी जारी रह रहा था। पश्चिमी भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दक्षिण भारत में ईवी रामास्वामी नायकर जैसे महान दलित नेताओं के नेतृत्व में कई आंदोलन चलाए गए। अब क्या था कि जो दलित थे, निम्न जाति के लोग थे, उनकी मंदिरों में जाने पर रोक थी। ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जातिगत भेदभाव को बहुत ज्यादा नजदीकी से देखा था, बचपन से ही। ठीक है। तो सन 1927 में जब वो बड़े हुए, शिक्षा प्राप्त की, शिक्षित हुए, तो सन 1927 में अंबेडकर के द्वारा दलितों का मंदिर प्रवेश आंदोलन प्रारंभ किया गया, जिसमें महार जाति के लोगों ने भी बड़ी संख्या में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। जो महार जाति थी, भीमराव अंबेडकर महार जाति के ही थे। तो इन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन कब शुरू किया? सन 1927 में। किसने? भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है। और 1927 से 35 के बीच में अंबेडकर ने मंदिरों के प्रवेश के लिए, मंदिरों में जो प्रवेश था उसके लिए 3 आंदोलन चलाए थे। ठीक है। अब गैर ब्राह्मण आंदोलन भी शुरू हो गए थे इसी दौरान। 20वीं सदी में गैर ब्राह्मण जो आंदोलन थे वो शुरू हुए। यह प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्होंने शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। ठीक है। तो पेरियार नाम से ख्याति प्राप्त ईवी रामास्वामी नायकर ने स्वाभिमान आंदोलन आरंभ किया। तो डियर स्टूडेंट, ये जो स्वाभिमान आंदोलन है ना, ये
पूछा जा चुका है एचएसएससी के पिछले एग्जाम में कि स्वाभिमान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। उसमें ऑप्शन ये पेरियार पेरियार या वी रामा स्वामी नायकर के द्वारा। ठीक है, अब जो ये सुधार किए गए थे हमारे देश में, इसमें लोग संगठित हुए, संगठन बनाए गए, तो इसी दिशा में कुछ महत्वपूर्ण संगठन बनाए गए जिनके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला आइए जानते हैं ब्रह्मो समाज। जो ब्रह्मो समाज था उसका गठन 1828 में किया गया था। फ्रेंड्स, इसमें जो एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें ये 1830 में दिया गया है, बट जनरली जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसमें जो ब्रह्म समाज का गठन है वो 1828 में माना गया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1828 लिया है। बाई चांस कभी एग्जाम में ऐसा होता है कि ये 1828 ऑप्शन में ना हो और 1830 ऑप्शन में हो, तो आपका आंसर 1830 माना जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में ये 1830 दिया गया है, चाहे तो आप देख सकते हैं। तो ब्रह्म समाज का गठन 1828 में किया गया था। यह संस्था सभी तरह की मूर्ति पूजा और बलि के खिलाफ थी। जो पशुओं की बलि दी जाती थी उनके खिलाफ थी, और इनके अनुयायी उपनिषदों में विश्वास रखते थे। ब्रह्म समाज के अनुयायी किसमें विश्वास रखते थे? किन ग्रंथों में? उपनिषदों में। ठीक है, ये तो हमारा ब्रह्म समाज हो गया। अब जो हमारा अगला संगठन था वो था रामकृष्ण मिशन। जो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना थी वो स्वामी विवेकानंद ने की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। इसका जो नाम था, गुरु जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उसके नाम पर रखा गया था। यह मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के द्वारा मुक्ति के लक्ष्य पर बल देता था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगला जो हमारा संगठन है वो है प्रार्थना समाज। तो जो प्रार्थना समाज की स्थापना है 1867 में मुंबई में हुई। कब यह हुई थी? 31 मार्च इसकी स्थापना हुई थी, 31 मार्च 1867 में। कहा? मुंबई में। और इनके संस्थापक कौन थे? इनके संस्थापक जो थे वो थे आत्मा राम पांडुरंग। ठीक है, इसने जातीय बंधनों को समाप्त करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयत्न किया। क्या क्या किया इन्होंने? जातीय बंधनों को समाप्त करने के लिए और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए कार्य किया था। प्रार्थना समाज ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया और विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के विरुद्ध आवाज उठाई। उसकी धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध और ईसाई ग्रंथों पर विचार विमर्श किया जाता था। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रार्थना समाज। अब हमारा है वेद समाज। तो वेद समाज है, वेद समाज का जो गठन है मद्रास के चेन्नई, जो वर्तमान में चेन्नई बोला जाता है, 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई। कब? कहां पे? मद्रास, चेन्नई में। वेद समाज मुख्यतः ब्रह्मो समाज से प्रेरित था। तो वेद समाज किससे प्रेरित था? ब्रह्म समाज से प्रेरित था। वेद समाज ने जातीय असमानता को खत्म करने और विधवा विवाह तथा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भरसक प्रयास किया। इसके सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व में आस्था रखते थे। उन्होंने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों और अनुष्ठानों की कड़ी निंदा की थी। तो जो इनके संस्थापक थे वो थे केशव चंद्र सेन और के श्रीधरलू नायडू। के श्रीधरलू नायडू। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो संगठन था यह हुआ था अलीगढ़ आंदोलन से शुरू हुआ था। तो जो सैयद अहमद खां थे 1875 में अलीगढ़ में शुरू किए गए मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। जो वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है AMU, वो पहले मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जाना जाता था। यहाँ मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों की आधुनिक शिक्षा भी उपलब्ध कराई जाती थी। जो अलीगढ़ आंदोलन था उसका शैक्षणिक सुधारों के क्षेत्र में गहरा प्रभाव रहा। तो जो अगला संगठन या आंदोलन था वो था सिंह सभा आंदोलन। सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना 1873 में अमृतसर से प्रारंभ हुई थी। इसके बाद 1879 में लाहौर में भी सिंह सभा की स्थापना की गई।
अमृतसर में कब हुई? 1873 में। लाहौर में कब हुई? 1879 में। ठीक है, 1879 में। इन सभाओं में सिख धर्म को अंधविश्वासों, जातीय असमानता और ऐसे आचरण जिसे वे गैर सिख समझती थी से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया। उन्होंने सिखों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म की शिक्षाओं का भी ज्ञान दिया जाता था। ठीक है, अब ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक महान सुधारक थे। उन्होंने विधवा विवाह के लिए एक आंदोलन चलाया और परिणाम स्वरूप अंग्रेज सरकार ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट पास किया था। इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है। कौन सा? आर्य समाज। ठीक है, तो जो हमारा आर्य समाज था, आर्य समाज की जो स्थापना है वो 1875 में 10 अप्रैल 1875 में 10 अप्रैल तारीख 10 अप्रैल थी 1875 में कहां पे स्थापित किया गया? बंबई में। ठीक है, किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो जो दयानंद सरस्वती थे, इन्हें क्रांतिकारी संत कह के भी बुलाया जाता था। क्या? क्रांतिकारी संत। क्रांतिकारी संत की उपाधि किसे मिली हुई थी? दयानंद सरस्वती को। तो आर्य समाज ने क्या किया था? हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया था। ये जो हमारा आर्य समाज था, ये स्वदेशी आंदोलन का मूल सूत्रधार था। तो जो हमारे दयानंद सरस्वती जी थे, इन्होंने क्या क्या अपने जो नारे थे वो इन्होंने कहा था, वेदों की ओर लौटो और सत्यार्थ प्रकाश नाम से ग्रंथ की स्थापना की। इनके ग्रंथ का क्या नाम था? सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है फ्रेंड्स, भारत केवल भारतीयों का ही है, ये कथन भी किसका है? हमारे दयानंद सरस्वती जी का। और माना जाता है कि ये क्रांतिकारी संत तो थे ही, पर जो 1857 की क्रांति की योजना थी ना, वो इनके नेतृत्व में तैयार की गई थी। याद रखिएगा, जो क्रांति का नेतृत्व किया गया था दिल्ली से, वो तो बहादुर शाह जफर ने किया था। ठीक है, परंतु जो योजना तैयार की गई थी 1857 की क्रांति की, वो इन्हीं के नेतृत्व में की गई थी, ऐसा माना जाता है। क्योंकि ऐसा इसलिए माना जाता है कि 1857 की क्रांति के 5 महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लिया था ना, जैसे कि नाना साहेब थे, अजीमुल्ला खान थे, बाला साहेब थे, तांत्या टोपे थे, और बिहार और बंगाल से जो नेतृत्व कर रहे थे कुंवर सिंह। वे 1857 की क्रांति से पहले हरिद्वार में दयानंद सरस्वती जी से मिले थे, इसलिए ऐसा मानना जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के जो 2 चैप्टर्स हैं वो यहीं पे कंप्लीट हो जाते हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर्स समझ में आ गए होंगे। तो आज जो है ये हमारी 8th क्लास की एनसीईआरटी जो सीरीज चल रही है, उसका सेकंड लास्ट पार्ट था। अब जो हमारे 2 चैप्टर बचते हैं वो अगली क्लास में आपको करवाए जाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का सेशन यही खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाले दिनों में जो हम आपके लिए मटेरियल, जितना भी कंटेंट बढ़िया से बढ़िया प्रोवाइड करेंगे, उसको देखकर अपनी तैयारी को जारी रखिए। ठीक है, अपने घरों पे रहिए, सुरक्षित रहें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास।